Hello everybody, welcome to my channel. This is Professor Ivneet. So today I am going to teach you dishonor of negotiable instrument. ये negotiable instruments Act 1881 का एक important topic है. जो लोग आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, मैं उनको बता दूं कि मैंने इससे पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर और बिजनेस लॉ के ऊपर बहुत सी वीडियोस बनाई हैं. अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उन सब वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट्स में दे दूंगी, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा. और हाँ, मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ईजी बुक्स पूछते रहते हैं बिजनेस लॉ की, मैम बता दीजिए बुक्स. तो मैं उन सारी बुक्स का जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या होता है. अब एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है, हमने पढ़ा था जब मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाया था कि वो हमारा प्रॉमिसरी नोट होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है और चेक होता है. तो ये सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं. तो उसको हम कब कहेंगे कि वो डिसऑनर हो गया. डिसऑनर का मतलब होता है कि आप लेके गए, दूसरी पार्टी ने उसे एक्सेप्ट नहीं करा, उसे स्वीकार नहीं करा. ओके, तो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो या तो नॉन एक्सेप्टेंस से डिसऑनर होता है, मतलब उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया तब वो डिसऑनर हो जाता है, या फिर उसे एक्सेप्ट कर लिया गया लेकिन जब पेमेंट की ड्यू डेट आई तब उसकी पेमेंट नहीं की गई. मींस जब उसकी प्रेजेंटमेंट की गई 3 महीने बाद या 2 महीने बाद, जो भी उसका टाइम पीरियड था, पार्टी जो है लेकर गई उसे प्रेजेंट करने के लिए कि हाँ भाई पेमेंट का टाइम आ गया है, आप मुझे पेमेंट दे दीजिए, और उस समय उसकी पेमेंट ना की गई हो, तब हम कहते हैं कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो डिसऑनर हो गया है. तो मैंने आपको अभी बताया है कि डिसऑनर जो है वो 2 तरीकों से होता है, या फिर नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से होता है या फिर नॉन पेमेंट की वजह से होता है. तो ये हम एक एक करके पढ़ेंगे. डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस. अब नॉन एक्सेप्टेंस से कब कब हम कहेंगे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया है. सबसे पहला केस है व्हेन द ड्रॉई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट. जब जो है ड्रॉर जो होता है वो होता है जो बिल है वो बनाता है, जिसको पेमेंट लेनी होती है वो ड्रॉर होता है. ओके, वो बिल को बनाता है और वो ड्रॉई के पास लेके जाता है. ड्रॉई कौन पर्सन है जिसने पेमेंट देनी होती है. तो वो ड्रॉई के पास लेके गया एक्सेप्ट करवाने के लिए कि आप मुझे 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, कितने भी टाइम पीरियड बाद, कि आप मुझे पेमेंट दोगे. अब ड्रॉई ने या तो मुंह पे मना कर दिया, एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूं, या फिर उसने कुछ नहीं बोला लेकिन 48 आवर्स गुजर गए. 48 घंटे गुजरने के बाद ये माना जाएगा उसने एक्सेप्ट नहीं करा, तो इट मीन्स ये माना जाएगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो डिसऑनर हो गया है बाय नॉन एक्सेप्टेंस. नेक्स्ट इज व्हेन द बिल हैज सेवरल ड्रॉइज. अगर एक बिल है जिसमें बहुत सारे ड्रॉइज हैं और वो ड्रॉइज जो है वो पार्टनर्स नहीं है. ठीक है, ये 2 चीजें हैं, इसमें आपने 2 चीजें ध्यान रखनी है कि बहुत सारे ड्रॉइज हैं और वो पार्टनर्स नहीं है. तो अगर पार्टनर्स नहीं है तो आपको हर ड्रॉई से जाके एक्सेप्टेंस लेनी पड़ेगी. तो उनमें से अगर एक भी ड्रॉई एक्सेप्टेंस में डिफॉल्ट करता है, मतलब एक्सेप्ट नहीं करता है बिल को 48 घंटे के अंदर अंदर, तो वो बिल डिसऑनर माना जाएगा. अब इस केस में अगर वो ड्रॉइज पार्टनर्स हैं तो हम ये मानते हैं कि पार्टनर्स की इंप्लॉयड अथॉरिटी होती है, मतलब एक का एक्शन बाकी सबको बाउंड करता है. तो पार्टनर्स के केस में अगर एक ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो सबकी एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, लेकिन अगर ड्रॉइज पार्टनर्स नहीं है तो सबसे एक्सेप्टेंस लेना जरूरी है. सो द नेक्स्ट इज व्हेन द प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड. ओके, अब बिल ऐसा है जिसमें एक्सेप्टेंस के लिए उसे प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, तो उस केस में अगर बिल एक्सेप्ट नहीं होता है तो माना जाता है कि बिल डिसऑनर हो गया है. देन नेक्स्ट इज इनकम्पिटेंट ड्रॉई. सपोज अगर ड्रॉई जो है जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया गया है वो इनकम्पिटेंट है. इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कब कहते हैं हम, कि जब पार्टी या तो 18 साल से नीचे है, ड्रॉई या तो 18 साल से नीचे है, या फिर उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, या फिर उसे लॉ ने ही डिस्क्वालीफाई कर रखा है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए. तो अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन लगती है ड्रॉई के ऊपर तो हम कहेंगे कि जो बिल है वो डिसऑनर है, क्योंकि ड्रॉई जो है वो कंपिटेंट ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. देन नेक्स्ट इज फिक्टिशियस पर्सन. फिक्टिशियस का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो एग्जिस्ट ही नहीं करता. अगर ड्रॉई जो है वो एक फिक्टिशियस पर्सन है, किसी का भी आपने नाम लिख दिया और उस नाम का पर्सन है ही नहीं है, ठीक है, जिसका आपने नाम लिखा है, मेंशन करा है, तो उस केस में भी बिल को डिसऑनर माना जाएगा. देन नेक्स्ट इज ड्रॉई कुड नॉट बी फाउंड. ड्रॉई की जो है बहुत ज्यादा आपने बिल बना दिया ड्रॉई के ऊपर, लेकिन बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद भी ड्रॉई आपको मिला नहीं, रीजनेबल सर्च के बाद भी, तो माना जाएगा
कि जो है वो बिल डिसऑनर हो गया है बाय नॉन एक्सेप्टेंस। मींस आप एक्सेप्टेंस के लिए उसके बाद बिल लेके जा रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद भी आपको ड्रॉई मिला नहीं, तो ये हम कहेंगे कि बिल डिसऑनर हो गया बाय नॉन एक्सेप्टेंस। देन नेक्स्ट इज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। सपोज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि ड्रॉई ने कुछ कंडीशन लगा दी। ड्रॉई ने बोला ठीक है मैं एक्सेप्ट तो करूंगा बिल, आप उसके पास बिल एक्सेप्ट कराने के लिए लेके गए। ड्रॉई ने कहा कि मैं बिल एक्सेप्ट तो करूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, अगर ये कंडीशन पूरी होगी तभी मैं बिल को एक्सेप्ट करूंगा। तो मींस उसने क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दे दी, तो उस केस में भी बिल को डिसऑनर ही माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती है। देन नेक्स्ट इज रिफ्यूज्ड बाय द ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। अब ड्रॉई इन केस ऑफ नीड कौन होता है? ड्रॉई इन केस ऑफ नीड एक ऑल्टरनेट ड्रॉई होता है। मींस बिल बनाते समय ड्रॉई का नाम तो लिखा ही लिखा, साथ में एक और ऑल्टरनेट ड्रॉई का नाम डाल दिया गया कि इन केस अगर जो ओरिजिनल ड्रॉई है वो पेमेंट नहीं करता है या फिर वो एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उस केस में ये सेकंड वाला जो ड्रॉई है, जिसको हम ड्रॉई इन केस ऑफ नीड कहते हैं, उसके पास बिल को लेके जाया जाएगा। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा या वो पेमेंट नहीं करेगा, तब हम बिल को डिसऑनर मानेंगे। तो ऐसे केस में अगर एक बिल में दो ड्रॉई है, एक ड्रॉई है और एक ड्रॉई इन केस ऑफ नीड है, तो वो बिल तब तक डिसऑनर नहीं माना जाएगा जब तक उसे ड्रॉई ने तो कर ही दिया, मतलब एक्सेप्ट नहीं करा, और ड्रॉई इन केस ऑफ नीड के पास अगर आप लेकर गए, उसने भी उसे एक्सेप्ट नहीं करा, तो वो तभी डिसऑनर माना जाएगा जब उसे ड्रॉई इन केस ऑफ नीड भी एक्सेप्ट करने से मना करेगा। ओके, देन नेक्स्ट इज डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट। अब नॉन पेमेंट से डिसऑनर कब होता है? सबसे पहला है व्हेन एक्सक्यूज्ड from presentment. An instrument is dishonored by non-payment when the presentment for payment is excused, not required. Suppose जब बिल बनाया गया तो उसी समय ये बोल दिया गया कि भाई सपोज 2 महीने के लिए बिल बनाया गया, ओके, उसी समय ये कह दिया गया कि जब पेमेंट का टाइम आएगा 2 महीने गुजरेंगे, तो उस समय इसे लेके मत आना, मतलब बिल को लेके जाना पड़ता है ना पेमेंट के लिए कि ये बिल है, 2 महीने गुजर गए हैं, पेमेंट दो। तो इसे प्रेजेंटमेंट की जरूरत नहीं है, अब लेके मत आना, हम ऑटोमेटिकली जो है वो पैसे आपको ट्रांसफर कर देंगे। तो वहां पे प्रेजेंटमेंट जरूरत नहीं थी, प्रेजेंटमेंट की जरूरत नहीं थी उस बिल को प्रेजेंट करने की, लेकिन फिर भी जब ड्यू डेट आई, मैच्योरिटी डेट गुजर गई, फिर भी बिल की पेमेंट नहीं हुई, तो हम कहेंगे कि जो बिल है वो डिसऑनर हो गया है बाय नॉन पेमेंट। अब नेक्स्ट केस है कि आप बिल को लेकर गए, ड्यू डेट आ गई, 2 महीने गुजर गए, 2 महीने का बिल था, 2 महीने के बाद ड्यू डेट पे आप जो है ड्रॉर जो है वो बिल लेके गया किसके पास? ड्रॉई के पास, कि मुझे पेमेंट करो, प्रेजेंट करने के लिए लेके गया, और ड्रॉई ने उसे मना कर दिया या फिर पेमेंट नहीं करी, डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट में, तो हम कहेंगे जो बिल है वो डिसऑनर हो गया है बाय नॉन पेमेंट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस एंड डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट। सबसे पहला है अकरेंस। ये कब होता है? डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस अकर व्हेन द बिल इज प्रेजेंटेड बाय द ड्रॉर टू द डेटर फॉर एक्सेप्टेंस। ये तब होता है कि जब ड्रॉर जो है वो डेटर के पास लेकर गया कि मैंने तुम पे बिल बनाया है कि मुझे 2 महीने बाद तुम पेमेंट दे देना। डेटर कौन होता है? जिसने पेमेंट देनी होती है। अब उस पर्सन ने एक्सेप्ट ही नहीं करा कि ठीक है मैं तो दूंगा ही नहीं पेमेंट, या फिर उसने एक्सेप्ट नहीं करा कि नहीं मुझे बिल मंजूर नहीं है, तो हम कहेंगे डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस हो गया है। या फिर उस पर्सन ने एक्सेप्ट कर लिया, 2 महीने गुजर गए, अब 2 महीने बाद वो प्रेजेंटमेंट के लिए बिल लेके गया कि आपने 2 महीने पहले से एक्सेप्ट करा था, अब मुझे पेमेंट दो। एक्सेप्ट करने के बाद, मैच्योरिटी डेट आने के बाद, उस समय जब ड्रॉई के पास लेकर गया बिल कि मुझे पेमेंट दो, तब ड्रॉई ने मना कर दिया कि मैं पेमेंट नहीं दूंगा या फिर मेरे पास पैसे नहीं है, उसने मना कर दिया पेमेंट देने से, तो हम कहेंगे डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट हुआ। क्लियर? द नेक्स्ट इज कॉन्सिक्वेंसेस। डिसऑनर के केस में, डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस के केस में एक सूट फाइल नहीं किया जा सकता एक डेटर के खिलाफ। क्यों नहीं किया जा सकता? सिंस ही इज नॉट अ पार्टी टू इंस्ट्रूमेंट बिफोर ही एक्सेप्ट्स द सेम। जब तक वो बिल को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी नहीं बनता है। ओके, तो फिर हम उस पर केस कैसे फाइल कर सकते हैं? मतलब हम उस पर ये केस नहीं फाइल कर सकते कि हम तुम्हारे पास बिल लेकर आए और तुमने एक्सेप्ट नहीं करा। लेकिन डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट में आप उस पर्सन के ऊपर, जो होल्डर है, वो ड्रॉई के ऊपर केस फाइल कर सकता है कि हमने आपको नोटिस दिया डिसऑनर का, पर उसके लिए उसे नोटिस देना जरूरी है। मींस आपने ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं करी, हमने आपको नोटिस भी दे दिया, सब पार्टीज को नोटिस दे दिया मैंने, आपने पेमेंट नहीं करी और मेरे बिल को डिसऑनर कर दिया, तो उस केस में वो उस पे जो है वो सूट फाइल कर सकता है, उस पे केस कर सकता है। देन नेक्स्ट इज फाइल अ सूट। अब डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस व्हेन द क्रेडिटर कैन फाइल अ सूट ओनली फॉर द रिकवरी ऑफ अमाउंट ऑफ लोन। अब बिल क्यों बनाया जाता है? बिल तभी बनाया जाता है ना अगर ड्रॉर ने ड्रॉई से कोई पैसे लेने होते हैं।
ओके, तो इन केस अगर उस ड्रॉर ने ड्रॉई के ऊपर बिल बनाया और ड्रॉई ने एक्सेप्ट ही नहीं करा, तो उस केस में जो ड्रॉर है, ठीक है, जो क्रेडिटर है, वो सूट फाइल तभी कर सकता है, उतने ही अमाउंट के लिए कर सकता है जितने पैसे उसने उससे लेने हैं। लेकिन डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट में वो सूट फाइल करेगा किस चीज के लिए? वो पैसों के लिए तो करेगा ही जो उसने पैसे लेने हैं, साथ के साथ वो उससे इंटरेस्ट चार्जेस भी लेगा, क्योंकि तुमने पहले एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन जब पेमेंट की बारी आई तो तब तुमने पेमेंट करने से मना कर दिया, तो मुझे इंटरेस्ट भी दो इसके साथ साथ, और साथ के साथ जो मेरे को खर्चा आया है नोटिस सर्व करने का या नोटिंग और प्रोटेस्टिंग चार्जेस जो मेरे आए हैं वो भी तुम ही मुझे पे करो। अब आप लोग कहोगे कि मैम ने पिछले पॉइंट में तो बोला था कि केस नहीं फाइल कर सकता है यहाँ पर डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस में, और यहाँ पे मैम कह रहे हैं कि सूट फाइल किया जा सकता है। तो देखो, पिछले पॉइंट में ये था कि अगर वो पर्सन के पास आप बिल लेकर गए और उसने एक्सेप्ट नहीं करा, तो आप उसके ऊपर नॉन एक्सेप्टेंस के लिए केस नहीं कर सकते कि भाई मैं बिल लेके गया, इसने एक्सेप्ट नहीं करा, इसके ऊपर केस कर दो, इसने क्यों नहीं एक्सेप्ट करा। लेकिन आप उससे पैसे जरूर रिकवर कर सकते हो, क्योंकि उसने आपसे पैसे ले रखे हैं, तो पैसे तो वापस लोगे ना आप उसके। ओके, अपने पैसे तो वापस लोगे ही आप। तो इस केस के लिए केस फाइल किया जा सकता है, लेकिन नॉन एक्सेप्टेंस के लिए नहीं किया जा सकता। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि मैंने बिल बनाया तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके, देन नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ ड्रॉई। ड्रॉई बाय नॉन एक्सेप्टेंस के केस में ड्रॉई कैन नॉट बी स्यूड बिकॉज इज नॉट अ पार्टी टू अ बिल। वही चीज है, वही पॉइंट है कि नॉन एक्सेप्टेंस के लिए आप उसे स्यू नहीं कर सकते, क्योंकि अभी वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं हुई है। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही वो तभी होती है जब वो बिल को एक्सेप्ट करती है, लेकिन नॉन पेमेंट के केस में ड्रॉई को स्यू किया जा सकता है। अब नेक्स्ट इज प्रोविजंस रिगार्डिंग टू नोटिस ऑफ डिसऑनर। क्या क्या प्रोविजंस फॉलो करने पड़ते हैं नोटिस ऑफ डिसऑनर के रिगार्डिंग? अब देखो, जब एक बिल डिसऑनर हो जाता है या कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाता है, तो जो होल्डर होता है, मतलब जिसके पास वो बिल होता है या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको सारी प्रायर पार्टीज को नोटिस देना पड़ता है कि बिल जो है वो डिसऑनर हो चुका है। ठीक है, उसको देना पड़ता है। उसका रीजन ये है कि वो तभी पैसे रिकवर कर सकता है। मैंने पीछे पॉइंट बताया है ना कि वो तभी जो है वो ड्रॉई को स्यू कर सकता है अगर उसने नोटिस ऑफ डिसऑनर दिया है। अगर उसने अपनी तरफ से अपनी पूरे कंडीशंस पूरी नहीं की है तो उस केस में फिर वो सूट फाइल नहीं कर सकता है। अब उसको नोटिस किसको देना पड़ता है? नोटिस बाय हुम? किसको नोटिस देना पड़ता है? व्हेन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड ईदर बाय नॉन एक्सेप्टेंस, चाहे नॉन एक्सेप्टेंस या नॉन पेमेंट। अब जो उस इंस्ट्रूमेंट का होल्डर होता है, होल्डर मतलब जो इंस्ट्रूमेंट जिसके हाथ में है, जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है, वो सारी पार्टीज को वो नोटिस देगा। किसको देगा वो हम आगे पढ़ेंगे। वो सारी पार्टीज जिसको वो लायबल ठहराना चाहता है उन सबको नोटिस देगा। ठीक है, तो ये नोटिस कौन देगा? जो होल्डर है वो नोटिस देगा। और किसको देगा? टू ऑल द प्रायर पार्टीज। प्रायर पार्टीज मतलब उससे पहले जो पार्टीज थी उन सबको नोटिस देगा। ओके, लेकिन वो एक्सेप्टर ऑफ द बिल या ड्रॉर ऑफ द चेक को नोटिस दे भी सकता है या फिर नहीं भी दे सकता। मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज ए ने बी से पैसे लेने थे कोई, तो ए ने क्या करा? ए ड्रॉर है और बी ड्रॉई है। ए ने क्या करा? बिल बनाया बी के ऊपर कि 2 महीने बाद तुम मुझे 10,000 रुपए दोगे, सपोज। ठीक है, वो बी के पास लेकर गया बिल, बी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। अब वो बिल वापस ले आया ए अपने पास। अब ए ने आगे सी को पेमेंट देनी थी, तो उसने वही बिल सी को दे दिया कि जब 2 महीने गुजरेंगे तो तू सीधा जाके बी से पेमेंट ले लेना। अब सी ने भी आगे डी को पेमेंट देनी थी कोई, तो सी ने वही बिल डी को दे दिए 10,000 का कि जब ड्यू डेट आएगी तो तू बी से ले लेना। लेकिन जब ड्यू डेट आई तो उस समय क्या हुआ? बी ने जो है वो पेमेंट ही नहीं दी, बिल जो है वो डिसऑनर हो गया। अब बिल किसके पास है? होल्डर कौन है? डी। तो डी क्या करेगा? वो नोटिस सर्व करेगा। किस किस को देगा वो नोटिस? वो सी को देगा जिससे उसने बिल लिया है, एंडोर्स होके आया है ना उसके पास। ठीक है, और वो ए को देगा जो उसका एक्चुअल में ड्रॉर है। अब उसकी मर्जी है, वो बी को दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। मींस जिसके ऊपर वो ड्रॉ किया गया था वो बी को ही तो पेमेंट करनी थी ना एक्चुअल में, क्योंकि उसको देने की जरूरत भी क्या है उसको तो पता ही है, क्योंकि उसी ने तो पेमेंट नहीं करी ना। तो मतलब वो दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, लेकिन उसको डी को, सी और ए को तो देना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर? या फिर वो उनके ऑथराइज एजेंट को भी दे सकता है। हो सकता है वो पर्सन अवेलेबल नहीं है तो उसके एजेंट को भी दे सकता है। एजेंट कौन होता है? जो उस पर्सन के प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है। ठीक है, या फिर अगर होल्डर जो पर्सन है, जो पार्टीज है, अगर उनकी डेथ हो गई है तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे सकता है नोटिस। या फिर अगर जो बाकी पार्टीज हैं अगर वो इंसॉल्वेंट हो गई हैं तो उस केस में उनके रिसीवर या ऑफिशियल असाइनी को वो दे सकता है नोटिस। लेकिन उसको नोटिस देना होगा। अगर पार्टी अवेलेबल नहीं है या उसके एजेंट को दे दो या ऑफिशियल रिसीवर को दे दो या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे दो, जो भी केस है।
देन नेक्स्ट इज कंटेंट्स ऑफ द नोटिस। अब नोटिस में क्या होना चाहिए, क्या कंटेंट होने चाहिए? नोटिस का कंटेंट यही होना चाहिए कि वो पार्टीज को इन्फॉर्म करे कि इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया है, अब आप लाइबल हो गए हो सारे। ऑब्वियसली वो नोटिस इसीलिए तो दे रहा है ना, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल कराई, डी नोटिस क्यों देगा ए और बी को, ए और सी को, कि अब वो उनको बोलेगा कि भाई जो पेमेंट मेरे पास बी से आनी थी वो डिसऑनर हो गया है, अब आप लोग जो है फिर से लाइबल हो गए हो, अब आपको पेमेंट मुझे करनी पड़ेगी। क्लियर? देन नेक्स्ट इज फॉर्म ऑफ नोटिस। अब नोटिस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बस उसमें ये है कि नोटिस इस तरीके का होना चाहिए, उसमें एक्सप्रेस टर्म्स में लिखा हुआ होना चाहिए कि नोटिस डिसऑनर हो गया है और आप सब जो है वो लाइबल हो गए हो। देन मोड ऑफ नोटिस, नोटिस का मोड कोई भी हो सकता है, ओरल या रिटन, लेकिन बेटर है कि रिटन ही हो, ओके क्योंकि एज अ कोर्ट में आप प्रूफ की तरह उसे दिखा सकते हो। लेकिन अगर वो रिटन है तो आप उसे पोस्ट से सेंड कर सकते हो, या फिर वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन उसमें ये मैसेज कन्वे किया हुआ होना चाहिए कि नोटिस जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिसऑनर हो गया है और ये वाली जो पार्टीज हैं वो लाइबल हो गई हैं। देन नेक्स्ट इज, अब टाइम क्या होना चाहिए नोटिस का? देखो नोटिस जो है वो आपको रीजनेबल टाइम के अंदर ही सर्व करना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आज बिल डिसऑनर हुआ है तो आप 1 साल बाद नोटिस कर रहे हो, नहीं, नोटिस भेज रहे हो तो रीजनेबल टाइम के अंदर आपको डिसऑनर का नोटिस देना पड़ेगा। रीजनेबल टाइम कैलकुलेट करते समय पब्लिक हॉलीडेज को एक्सक्लूड किया जाएगा। देन नेक्स्ट इज, किस प्लेस पे देना है? ऑब्वियसली आप नोटिस ऑफ डिसऑनर वहीं दोगे ना जहां पे उस पार्टी का प्लेस ऑफ बिजनेस है। इन केस अगर उस पार्टी का कोई भी बिजनेस प्लेस नहीं है तो आप उसके घर के एड्रेस पे उसे दोगे नोटिस। देन नेक्स्ट इज, व्हेन नोटिस ऑफ डिसऑनर इज नॉट नेसेसरी, मतलब जहां पे नोटिस, मैंने आपको क्या बोला है कि नोटिस जो है वो डिसऑनर का देना ही पड़ता है अगर आपको उस पार्टी पे केस करना है, स्यू करना है उसे। लेकिन इन केस कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे नोटिस ऑफ डिसऑनर देने की जरूरत नहीं है, या फिर एक्सक्यूज्ड, एक्सक्यूज मतलब नॉट रिक्वायर्ड। फर्स्ट इज व्हेन वेव्ड। वेव्ड का मतलब है कि जब पार्टी ने खुद ही उस चीज को मना कर दिया है। व्हेन द पार्टी हु इज एंटाइटल्ड टू नोटिस, उसने खुद ही मना कर दिया है कि नोटिस देने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एन इंडोर्सर राइट्स द वर्ड्स, मतलब जब वो इंस्ट्रूमेंट को इंडोर्स करता है, आगे ट्रांसफर करता है, उसने इंस्ट्रूमेंट के ऊपर खुद ही लिख दिया कि नोटिस ऑफ डिसऑनर की नॉट रिक्वायर्ड, उसकी जरूरत ही नहीं है। अगर इन केस डिसऑनर होता है तो आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं है, तो उस केस में फिर आप नोटिस क्यों दोगे? देन नेक्स्ट इज काउंटरमैंडेड पेमेंट। अब काउंटरमैंडेड का मतलब होता है रिवोक करना या कैंसिल करना। ठीक है, अब ड्रॉर ने खुद ही चेक बनाया, किसको दिया? अब चेक के केस में जो है, जो ड्रॉई होता है वो हमेशा बैंक होता है, क्योंकि बैंक ही उस चेक को ऑनर करता है। अब ड्रॉर ने चेक बनाया और किसी पर्सन को दे दिया, वो पर्सन चेक बैंक के पास लेके गया। अब ड्रॉर ने खुद ही बैंक को ऑर्डर कर दिया, पहले तो खुद चेक बनाया लेकिन बाद में खुद ही बैंक को ऑर्डर कर दिया कि इस पेमेंट को मत करना, इस चेक को जो है वो आप उसकी पेमेंट मत देना। तो उस केस में नोटिस ऑफ डिसऑनर की जरूरत नहीं होती, और ड्रॉर को देने की क्या जरूरत है, क्योंकि उसने तो खुद ही मना करा है ना। When the drawer of the check himself order the bank not to make the payment, तो उस केस में no notice of dishonor जो है वो होगा। Then next is when no damage to the party charged, when the party liable on the instrument, जो पार्टी जो इंस्ट्रूमेंट के लिए लाइबल है, अगर उसको कोई लॉस नहीं होता है नोटिस ना देने से, तो उस केस में भी नोटिस की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, while writing a check, the drawer does not have sufficient funds, चेक लिखते समय ड्रॉर को पता था कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसने चेक बना दिया, तो उस केस में अब ड्रॉर को तो कोई लॉस नहीं हो रहा ना, क्योंकि उसने तो पता था कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, तो उस केस में उसको नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है अगर जो है वो डिसऑनर होता है। देन नेक्स्ट इज व्हेन द पार्टी कुड नॉट बी फाउंड, व्हेन द पार्टी एंटाइटल्ड टू नोटिस ऑफ डिसऑनर, जिसको आपने नोटिस देना है, बहुत ढूंढ लिया आपने, आपको वो मिल ही नहीं रहा है वो पर्सन, तो उस केस में भी नोटिस ऑफ डिसऑनर की जरूरत नहीं है। देन नेक्स्ट इज व्हेन द पार्टी इज अनेबल टू गिव द नोटिस, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए जो होल्डर के कंट्रोल के बाहर है और वो नोटिस किसी भी हाल में दे ही नहीं पाया, तो उस केस में भी नोटिस देने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि अगर होल्डर की डेथ हो गई, या फिर उसकी एजेंट की डेथ हो गई, या फिर वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया, या कुछ ऐसी सिचुएशंस हो गई जो उसके कंट्रोल के बाहर है, तो उस केस में भी नोटिस ऑफ डिसऑनर देने की जरूरत नहीं है। देन नेक्स्ट इज व्हेन द एक्सेप्टर इज आल्सो अ ड्रॉर, सपोज जो ड्रॉर है उसने अपने आप पे ही बिल ड्रॉ किया है, तो अगर बिल डिसऑनर हो गया तो वो अपने आप को थोड़ी नोटिस देगा, ओके तो अगर वो खुद ही एक्सेप्टर है उस बिल का, तो उस केस में नोटिस की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्म ने कोई बिल ड्रॉ करा है किसी दूसरी फर्म पे, ठीक है, और जिस फर्म पे उन्होंने बिल ड्रॉ करा है वो उसी की पार्टनर है बिजनेस में, तो ऑटोमेटिकली ये तो यही माना जाएगा ना उसने अपने आप पे ही बिल ड्रॉ करा है, तो उस केस में नोटिस ऑफ डिसऑनर जरूरी नहीं होता है। देन नेक्स्ट इज व्हेन द प्रोमिसरी नोट इज नॉट नेगोशिएबल, अगर प्रोमिसरी नोट जो है उसको हमने नॉट नेगोशिएबल बना दिया, उसके ऊपर पहले से लिख दिया कि इसको आप एंडोर्स नहीं कर सकते, तो उस केस में अगर उसको फिर भी एंडोर्स किया जाता है
तो उस केस में जो एंडोर्सी है उसका सारे हक खत्म हो जाते हैं, उसको नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है, मीन्स वो मेकर के खिलाफ कोई भी फिर उसका राइट नहीं रह जाता है। Then next is when the party promises to pay unconditionally। अब देखो, अगर पार्टी जो है नोटिस वो जो है बिल जो है वो डिसऑनर हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया, और जो पार्टी जिसने पेमेंट करनी थी उसने फोन करके बोला कि भाई मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा, उसने प्रॉमिस करा कि मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा, तुम्हें नोटिस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, या फिर मेरे खिलाफ केस मत करो, मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा, इस दिन तक पेमेंट कर दूंगा या 2 दिन बाद पेमेंट कर दूंगा, और आप मान गए, तो उस केस में भी मतलब जो है वो आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें अनकंडीशनली वर्ड बहुत जरूरी है। अनकंडीशनली मतलब आप कोई कंडीशन नहीं लगा रहे हो, ये नहीं कह रहा है कि मैं 2 दिन बाद पेमेंट करूंगा अगर ये होगा, कोई कंडीशन नहीं जुड़ी होनी चाहिए, वो अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इन केस अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। और हाँ, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है और आप आगे फर्दर भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू।